नैरेटर का कहना है कि बहुत समय पहले दो प्रतिद्वंद्वी राज्य थे जो पड़ोसी थे। साम्राज्य एक मानव साम्राज्य था जिस पर सत्ता के भूखे राजा का शासन था जो अपने पड़ोसी राज्य पर कब्जा करना और उसे नष्ट करना चाहता था। किंगडम 2 को मूर्स कहा जाता है, एक शांतिपूर्ण स्थान जहां कई सौ में अलौकिक जीव रहते हैं। इस राज्य में कोई राजा नहीं था और सभी प्राणी मिलजुल कर रहते थे। हमारा परिचय मालेफिसेंट नामक मूर्स के एक निवासी से कराया गया है। वह विशाल पंखों वाली एक युवा परी लड़की है जो अन्य जादुई प्राणियों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करती है। जब वह जंगल में घूम रही होती है तो मेलेफिकेंट को 3 छोटी परियों द्वारा सचेत किया जाता है कि मूर्स की सीमा पर वन रक्षकों ने एक चोर को पकड़ लिया है। वह चोर को देखने जाती है क्योंकि उसने पहले किसी इंसान को नहीं देखा था। सीमा पर वृक्ष रक्षक और मेलेफिकेंट देखते हैं कि चोर स्टीफन नामक एक युवा लड़का है। वह उससे वह गहना लौटाने के लिए कहती है जो उसने लिया था और उसे फिर से पानी में फेंक देती है। घर वापस जाते समय स्टीफन ने उसे बताया कि वह एक अनाथ है और एक खेत में रहता है। वह कहता है कि एक दिन वह महल में रहेगा और नया राजा बनेगा। मेलेफिकेंट उसे माफ कर देती है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीफन के हाथ में लोहे की अंगूठी से घायल हो जाती है। वह कहती है कि लोहे से परियों को दर्द होता है, इसलिए स्टीफन ने अंगूठी फेंक दी। उनके बीच दोस्ती हो जाती है जो कई सालों तक चलती है और नियमित रूप से मिलते हैं। मेलेफिकेंट के 16वें जन्मदिन पर स्टीफन उसे सच्चे प्यार का चुंबन देता है, लेकिन फिर राजा के आंतरिक घेरे में सत्ता की अपनी प्यास को आगे बढ़ाने के लिए उसे छोड़ देता है। कई साल बीत गए और मेलेफिकेंट अभी भी स्टीफन के वापस आने और उससे मिलने का इंतजार कर रही है, लेकिन वह नहीं आता है। एक दिन राजा हेनरी मानव संसार के लिए मूरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। मेलेफिसेंट वहां आती है और उसे आगे न बढ़ने की चेतावनी देती है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता। वह अपनी सेना को तैयार होने का आदेश देता है और उस पर हमला करने के लिए कहता है। मेलेफिकेंट जंगल के अंधेरे और जादुई प्राणियों को बुलाती है और वे युद्ध में शामिल हो जाते हैं। जीव सेना पर हावी हो जाते हैं और उन्हें आसानी से हराना शुरू कर देते हैं। मेलेफिकेंट राजा पर हमला करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इससे सेना वहां से भाग जाती है और युद्ध हार जाती है। अपनी मृत्युशैया पर किंग हेनरी कहते हैं कि उन्हें इस तरह याद नहीं किया जा सकता और सभी को मेलेफिकेंट के बारे में बताते हैं। वह कहता है कि उसकी एक बेटी है और जो भी उसका आदमी मेलेफिकेंट की मौत का सबूत लाएगा उसे वह उसका हाथ और राजगद्दी देने का वादा करता है। हम देखते हैं कि स्टीफन भी यही है और वह मेलेफिकेंट की तलाश के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। स्टीफन मूर्स के पास लौटता है और मेलेफिकेंट को राजा की योजना के बारे में चेतावनी देता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और वे अच्छा समय बिताते हैं। बाद में स्टीफन ने उसे गहरी नींद में सुलाने के लिए ड्रिंक दिया। वह उसे चाकू मारकर हत्या करने की तैयारी करता है, लेकिन वह उस महिला को मारने में असमर्थ है जिससे वह कभी प्यार करता था। जब वह सो रही होती है तो वह उसके पंख हटाने का फैसला करता है और फिर चला जाता है। जब मेलेफिकेंट जागती है तो वह अपने कटे हुए पंखों के दर्द से कमजोर हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। स्टीफन किंग हेनरी के पास जाता है और मेलेफिसेंट की मृत्यु के प्रमाण के रूप में उसे पंख देता है। किंग बहुत खुश होता है और स्टीफन को ताज और अपनी बेटी का हाथ सौंप देता है। जंगल में वापस जाते समय मेलेफिकेंट पास के खेत में पकड़े गए एक कौवे को बचाती है और उसे एक आदमी में बदलने की शक्ति देती है। वह डायवल कहे जाने वाले इस रेवेन को उसकी जान बचाने के बदले में अपने पंख के रूप में काम पर रखती है। डायवल महल में जाता है और देखता है कि स्टीफन अब राजा बन गया है और मेलेफिकेंट को इसके बारे में बताता है। वह उस पर क्रोधित हो जाती है और स्टीफन से बदला लेने की कसम खाती है। वह मूर्स के पास वापस जाती है और खुद को वहां का शासक घोषित करती है और अपने परिवेश को काले जादू से भर देती है। समय बीतता है और डिवल मेलेफिकेंट को बताता है कि राजा को एक बच्ची हुई है और वह एक भव्य उत्सव मना रहा है। महल में हर कोई उत्सव के लिए आया है और 3 परियां भी मूर से आई हैं। उनका कहना है कि वे राजकुमारी अरोरा को आशीर्वाद देने और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने आए हैं। परियां उसे सुंदरता और खुशी का आशीर्वाद देती हैं। अचानक हम देखते हैं कि मेलेफिकेंट भी पार्टी में बिन बुलाए आ गई है और सभी को बताती है कि वह बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए शांति से आई है। वह आशीर्वाद देते हुए राजकुमारी को श्राप देती है। वह कहती है कि राजकुमारी अरोरा के 16वें जन्मदिन पर सूरज डूबने से पहले वह चरखे की धुरी पर अपनी उंगली चुभाएगी और शाश्वत मृत्यु जैसी नींद में सो जाएगी। स्टीफन मेलेफिकेंट से पुनर्विचार करने के लिए विनती करता है और यहाँ तक कि उससे विनती करने के लिए अपने घुटनों पर भी गिर जाता है।
मेलेफिकेंट का कहना है कि अरोरा के जीवन की एकमात्र संभावित रेस्टोरेशन सच्चे प्यार का चुंबन है। वह कहती है कि उसका अभिशाप अंत तक रहेगा और कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। वह अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेकर खुश होकर वहां से चली जाती है। स्टीफन राज्य के सभी चरखाओं को नष्ट करने और महल की कालकोठरी में संग्रहित करने का आदेश देता है। वह श्राप से बचने की उम्मीद में अपनी बेटी को जंगल में 3 परियों के पास पालने के लिए भेजता है। वह उन्हें 16 साल और 1 दिन के बाद उसे वापस लाने के लिए कहता है और अपने आदमियों को मेलेफिकेंट को खोजने और मारने का आदेश देता है। मेलेफिकेंट मूर्स को घेरने और इंसानों को दूर रखने के लिए मोटे कांटों वाले पेड़ों की एक विशाल दीवार बनती है। परियां एक झोपड़ी में पहुंचती हैं और यहाँ बच्चे को पालने के लिए खुद को इंसानों में बदल लेती हैं। मेलेफिकेंट और डायवल राजकुमारी को देखने और उस पर नजर रखने के लिए झोपड़ी में जाते हैं। उन्होंने देखा कि परिया बच्चे की देखभाल करने और उसे समय समय पर दूध पिलाने में भी सक्षम नहीं है। स्टीफन पागल हो रहा है और अपने आदमियों को पेड़ों को जलाने का आदेश देता है, लेकिन वे फिर से बढ़ते रहते हैं। उसे अचानक कुछ याद आता है और वह अपने सैनिकों को राज्य में सभी लौह श्रमिकों को खोजने का आदेश देता है। मेलेफिकेंट और डायवल बचपन के दौरान अरोरा पर थोड़ी दूरी से नजर रखते हैं। एक दिन अरोरा जंगल में मेलेफिकेंट से मिलती है और ऐसा लगता है कि वह उससे डरती नहीं है और यहाँ तक कि उससे कुछ स्नेह भी करती है। साल बीतते हैं और अरोरा मेलेफिकेंट के अभिशाप के कारण सुरक्षित है, जिसके अनुसार उसे अपने 16वें जन्मदिन तक जीवित रहना होगा। अरोरा एक सुंदर लड़की के रूप में विकसित होती है। मेलेफिकेंट अभी भी उस पर नजर रखती है और देखती है कि अरोरा एक दयालु लड़की है जो जानवरों से प्यार करती है। जब कुछ सैनिक अरोरा पर हमला करते हैं तो मेलेफिसेंट डायवल को भेड़िए में बदल देती है और उसे बचाती है। वह लड़की पर अस्थायी नींद का जादू डालती है और उसे मूर्स में ले जाती है। जब अरोरा जागती है तो वह सुंदर परी साम्राज्य को देखकर बहुत खुश होती है। जब मेलेफिकेंट अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तो उसे उससे डर नहीं लगता है। अरोरा बताती है कि वह अपने बचपन की कई घटनाओं से मेलेफिकेंट को पहचानती हैं और मानती हैं कि मेलेफिकेंट उनकी परी गॉर्मदर है। मेलेफिकेंट अरोरा को सुला देती है और उसे वापस अपनी झोपड़ी में ले जाती है। जैसे जैसे अरोरा का 16वां जन्मदिन नजदीक आ रहा है, स्टीफन पागल हो गया है। वह अपनी रानी के भी मरने की खबर पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और उसने मेलेफिकेंट के कटे हुए पंखों को एक कांच की अलमारी में रख दिया है। मेलेफिकेंट को एहसास होता है कि वह अरोरा से नफरत नहीं करती और वह एक अच्छी और मासूम इंसान है। मेलेफिकेंट ने श्राप को वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन उसने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। बाद में अरोरा ने उससे पूछा कि मेलेफिकेंट के पास अन्य परियों की तरह पंख क्यों नहीं हैं। वह कहती है कि उसके पंख उससे चुरा लिए गए थे। अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले मेलेफिसेंट अरोरा को एक बुराई के बारे में बताती है जिससे वह उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। अरोरा का कहना है कि वह चिंतित नहीं है और अपनी परी गॉर्मदर के साथ मूर्स में रहने की अपनी इच्छा बताती है और अपनी 3 चाचियों को भी सूचित करेगी। बाद में अरोरा का सामना प्रिंस फिलिप से होता है जो खो गया है और उससे रास्ता पूछता है। वे दोनों अपने आपसी आकर्षण से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। डायवल मेलेफिकेंट को बताता है कि वह लड़का श्राप को तोड़ने में मददगार हो सकता है। उनका कहना है कि सच्चे प्यार का चुंबन अभी भी जादू को तोड़ सकता है, लेकिन मेलेफिकेंट ने स्वीकार किया कि उसने इसे झूठी आशा के रूप में जोड़ा था क्योंकि उसका मानना था कि इसका अस्तित्व ही नहीं था। अरोरा परियों के पास जाती है और उन्हें मूर में रहने के अपने फैसले के बारे में बताती है। परियां उस पर क्रोधित हो जाती हैं और उसे उसके पिता और श्राप के बारे में सच्चाई बताती देती हैं। अरोरा मेलेफिकेंट का सामना करने के लिए मूर्स के पास जाती है। मेलेफिकेंट सच्चाई स्वीकार करती है और उसे बताती है कि उसने उस पर श्राप लगाया है। अरोरा, जो अब भयभीत और अविश्वासी है, मानव साम्राज्य में लौट आती है। वह अपने पिता स्टीफन से मिलती है और अपनी पहचान बताती है। स्टीफन ने अपनी बेटी को उसकी सुरक्षा के लिए बंद करने का आदेश दिया। बाद में अपने कमरे में औरा को अपनी उंगली में एक अजीब सी अनुभूति महसूस होती है और उसे अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए अपने कमरे से भाग जाती है। फिलिप अरोरा से मिलने के लिए वापस आता है, लेकिन मेलेफिकेंट से मिलता है जो उसे सुला देती है और उसके साथ महल में चली जाती है। ट्रांस जैसी अवस्था में अरोरा आवाज का अनुसरण करती है और कालकोठरी में प्रवेश करती है जिसमें टूटे और जले हुए चरखों के ढेर लगे होते हैं। वह एक चरखे के पास जाती है और उस पर अपनी उंगली चुभाती है जिससे खून निकलता है।
श्राप पूरा हो जाता है और वह गहरी नींद में फर्श पर गिर जाती है। स्टीफन क्रोधित हो जाता है और अपनी बेटी की रक्षा करने में विफल रहने के लिए 3 परियों को दोषी ठहराता है। मेलेफिकेंट और डायवल महल में लोहे के जाल को पार करते हैं और फिलिप के साथ अंदर पहुंचते हैं। वह फिलिप को राजकुमारी के कमरे के सामने छोड़ देती है और तीनों परियां फिलिप को जागते हुए पाती हैं। सोती हुई राजकुमारी की रखवाली करने वाली 3 परियों का मानना है कि चूंकि फिलिप एक राजकुमार है, इसलिए वह अरोरा की मदद कर सकता है। वे फिलिप को सच्चे प्यार के चुंबन के साथ अरोरा को जगाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों अभी तक प्यार में नहीं हैं, इसलिए प्रयास विफल हो जाता है। तीनों परियां उसे कमरे से बाहर फेंक देती हैं और अन्य समाधान की तलाश में चली जाती हैं। मेलेफिकेंट दुखी होकर अरोरा के बिस्तर के पास पहुंचती है। वह अपने किए के लिए माफी मांगती है और सोते समय उसकी रक्षा करने का वादा करती है। मेलेफिकेंट ने अरोरा के माथे पर चुंबन किया और अरोरा जाग गई। मेलेफिकेंट यह जानकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न है कि उसके प्रति उसके मातृ प्रेम की शक्ति से जादू टूट गया है। अरोरा को एहसास होता है कि मेलेफिकेंट उसकी कितनी परवाह करती है और उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देती है। जब वे कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं तो शाही रक्षक उन पर हमला कर देते हैं और मेलेफिकेंट को लोहे के जाल से पकड़ लेते हैं। मेलेफिकेंट ने अरोरा को सुरक्षित स्थान पर भागने का आदेश दिया और डियावल को एक विशाल ड्रैगन में बदल दिया। डियावल सैनिकों पर हमला करता है और मेलेफिकेंट को जाल से मुक्त कराता है। मदद की तलाश करते समय अरोरा को कांच की अलमारी में कटे हुए पंख मिले। सैनिक डायवल को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं और स्टीफन लोहे के सूट में यहाँ आता है और मेलेफिकेंट पर हमला करता है। मेलेफिसेंट की उपस्थिति को महसूस करते हुए पंखों को हिंसक रूप से फड़फड़ाना पड़ता है ताकि अरोरा उन्हें मुक्त कर दे। स्टीफन मेलेफिकेंट को मारने वाला है, लेकिन पंख उड़कर मेलेफिकेंट के पास पहुंच जाते हैं और खुद को उससे फिर से जोड़ लेते हैं। मेलेफिकेंट ऊपर उठती है और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती है। वह सैनिकों पर हमला करती है और डायवल को मुक्त कराती है। स्टीफन उसके पैर के चारों ओर एक जंजीर डालता है और उससे चिपक जाता है। मेलेफिकेंट उसे एक खिड़की से बाहर और महल के टावरों में से एक पर खींचती है। मेलेफिकेंट स्टीफन को चोट पहुंचाए बिना लड़ाई खत्म करने का प्रयास करती है और उसे बताती है कि यह खत्म हो गया है। स्टीफन ने उस पर एक बार फिर हमला किया, जिससे वे दोनों टावर से गिर पड़े। मेलेफिकेंट उड़ान भरती है और स्टीफन सत्ता और बदले की इच्छा के कारण गिरकर मर जाता है। बाद में मेलेफिकेंट ने जल्द ही मूर्स में काले जादू को खत्म कर दिया और इसकी पूर्व रोशनी और सुंदरता को बहाल कर दिया। मूर और मानव साम्राज्य अब एकजुट हो गए हैं और अरोरा को दोनों राज्यों की रानी का ताज पहनाया गया है। नैरेटर बताता है कि यह स्लीपिंग ब्यूटी की वास्तविक कहानी है। प्रिंस फिलिप और अरोरा ने अपना रोमांस जारी रखा है और हर कोई खुश है। मालेफिकेंट भी मूर्स के शांतिपूर्ण प्राणियों के बीच रहकर बहुत खुश है और डायवल के साथ आसमान में खुशी से उड़ती है।